गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एकता जी। अच्छा, चलें, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे आ जाएं। ऐसे में अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पिछली क्लास तो आप लोगों ने ली थी ना? नहीं ली होगी तो रिकॉर्डिंग एटलीस्ट देखा होगा। ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि हम लोगों के पास जो एसे का सिलेबस है उसमें 9 एसेज आते हैं और 9 एसेज में से हमको 3 लिखने होते हैं। हम लोगों ने उसका सिलेबस देखा था, महिला सशक्तिकरण और महिला से रिलेटेड कुछ मुद्दों पर बात की थी और आपको वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर निबंध लिखने को दिया था। बहुत से लोगों ने लिख के भेजा और उनको मैंने चेक करके वापस भी कर दिया था। ठीक है। और आज हम लोग आगे बात करेंगे। आगे जो टॉपिक है हमारे पास उसमें हम लोग बात करेंगे आज साहित्य। साहित्य से संबंधित जो निबंध आते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। साहित्य से संबंधित निबंध हमारे पास सेगमेंट 1 में है। ठीक है। और साहित्य से रिलेटेड जो निबंध आते हैं, अगर हम लोग देखें तो अब बेसिकली अगर साहित्य से रिलेटेड रिलेटेड कोई निबंध आया और हमने उसको ढंग से लिख दिया है, अच्छा लिख दिया है, तो ये कंपैरेटिवली बाकी निबंधों से हमको बेहतर मार्क्स देके जाता है। ठीक है। अब साहित्य का निबंध लिखने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ाई करी हो वो साहित्य से करी हो या आपका किसी एग्जाम में जो ऑप्शनल हो वो साहित्य हो। ठीक। बहुत बेसिक निबंध आता है और उस बेसिक निबंध में कुछ बेसिक से कंसेप्ट्स को अगर हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उनका क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं, तो हम साहित्य से रिलेटेड जो मेजर निबंध है उनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम देखें तो साहित्य से रिलेटेड हमारे पास जो निबंध आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, तो अगर हम पिछले जो ईयर्स हैं उन पिछले ईयर्स में आए हुए निबंधों को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए मैंने समीक्षा अधिकारी के कुछ निबंध यहाँ पर देके रखे हैं। आपको दिख रहा है ना स्क्रीन? यस सर। ठीक है। समीक्षा अधिकारी में जो निबंध पिछले 3 एग्जाम्स में आए हैं वो, और उसके अलावा पीसीएस का जो मेंस एग्जाम है उसमें जो निबंध पिछले 11 सालों में आए हैं वो हम लोगों ने देखा है, देख रहे हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ पर देखें इसको ठीक से तो हमको बहुत ज्यादा रिपीटेशन देखने को मिलती है साहित्य से रिलेटेड निबंधों में। जैसे हम समीक्षा अधिकारी में देखें तो पहला ही निबंध हमारे पास है साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। संस्कृति, साहित्य और समाज के अन्योन्याश्रित संबंधों पर विचार कीजिए। समाज के विकास में साहित्य की भूमिका। वहीं मेंस पीसीएस को अगर देखें तो साहित्य का सामाजिक दायित्व है, साहित्य और नैतिक मूल्य है, साहित्य की सामाजिकता, उत, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक, साहित्य में लोक मंगल की भावना का औचित्य और महत्व, हमारी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध। देखिए ये सेम है निबंध। इसके अलावा साहित्य में नैतिक मूल्य, भारतीय चलचित्र के 100 वर्ष, भक्ति काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और साहित्य समाज का प्रतिबिंब है ना कि दर्पण। तो इन सभी निबंधों में अगर हम इसको छोड़ दे जो 10th नंबर पर लिखा है भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, तो बाकी जितने भी निबंध हमारे पास है उन निबंधों को अटेम्प्ट कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिसने साहित्य से रिलेटेड कोई चीज डिटेल में भले ही ना पढ़ी हो। लेकिन कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसे निबंध भी आ जाते हैं जो केवल उन्हीं लोगों को अटेम्प्ट करने चाहिए जिनका ऑप्शनल रहा हो या जिन्होंने साहित्य में अ, गहराई से उसको समझा। जैसे भक्ति काल से संबंधित निबंध ये जो लिखा हुआ है ये आ जाए, छायावास से कोई निबंध आ जाए, तो ये बेसिकली डिटेलिंग वाले निबंध है। तो अगर ऐसे कोई निबंध आ जाते हैं तो उन निबंधों को छूने से बचना चाहिए। ठीक। लेकिन मेजोरिटी अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो निबंध है वो बेसिकली एक निश्चित डायमेंशंस के आसपास ही घूम रहे हैं। जैसे साहित्य, संस्कृति, समाज, नैतिक मूल्य, सामाजिकता। ठीक है। क्लियर? तो चाहे ये वाला हो, चाहे दूसरा वाला हो, चाहे तीसरा वाला हो, और हम देखें तो मेजोरिटी इन 14 निबंधों में से आपको कम से कम 12 निबंध, 10 से लेके 12 निबंध ऐसे दिख रहे होंगे जो केवल साहित्य, संस्कृति, समाज, नैतिक मूल्यों, सामाजिकता के दायरे के आसपास घूम रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? आपने देखा ऐसा ही है ना?
सीमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। जी ठीक सर। है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर है ना कि ये वाले सेगमेंट में अगर हम कुछ बेसिक चीजों से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर कर लें तो इस सेगमेंट से आने वाले निबंध को हम अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग लेके चलेंगे इन निबंधों को और इनके बेसिक कंसेप्ट्स को, बेसिक डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं या हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पर कौन कौन से डायमेंशंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पर पहली चीज तो हम लोगों को ये पढ़नी है, जब हम इन निबंधों को अटेम्प्ट करने की बात करते हैं, कि साहित्य बेसिकली क्या है, साहित्य का मतलब क्या है, समाज का मतलब क्या है, संस्कृति का मतलब क्या है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग देखें तो लोक मंगल का मतलब क्या है, ऐसे ही नैतिक मूल्य क्या होते हैं। और दो तीन बार निबंध ऐसा पूछा गया है कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो दर्पण क्या होता है और दर्पण किस तरीके से साहित्य से रिलेट करता है। ऐसे ही प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब किस तरीके से साहित्य से रिलेट करना है, ये हम लोगों को यहाँ पर समझना है। तो अगर हम इतना समझ लेंगे तो साहित्य से रिलेटेड कोई भी निबंध हमारे सामने आएगा, हम उसको प्रॉपरली और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे और अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन कर सकेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास सेक्शन 1 का पहला टॉपिक है। तो अगर हम अपनी कॉपी को देखें जिसमें हमको निबंध लिखना है, तो अगर हमने साहित्य का निबंध अटेम्प्ट किया है तो ये सबसे पहले पन्ने पर सबसे पहला निबंध होगा। और मैंने आपको ये बताया था कि हमारे यहाँ एक सिस्टम चलता है पूरी दुनिया में कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। और मैंने ये बताया था कि अगर आप पहला निबंध अच्छा लिख लेते हैं, औसत से बेहतर लिख लेते हैं, तो आगे के निबंधों में आपने भले ही एवरेज लिख क्यों ना लिखा हो, आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो मार्क्स आपको एवरेज से बेहतर ही मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपके पहले निबंध से अगर आपसे प्रभावित हो जाता है तो वो आगे आने वाले निबंधों में भी आपको उसी तरीके से मार्किंग करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आपका पहला निबंध ही गोबर है, पहला निबंध ही कूड़ा लिख दिया आपने, तो आप आगे भले ही कितना अच्छा क्यों ना लिख दें, पहले निबंध का उसके ऊपर जो इंप्रेशन पड़ा है वो इंप्रेशन आगे आने वाले निबंधों में आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर भारी पड़ेगा। ठीक। तो इसको आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर इन सभी कंसेप्ट्स को हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इनके निबंधों की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, पहला निबंध है ये, कॉपी में भी आपका पहला निबंध होगा। ठीक। तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि भाई जो साहित्य है उसका मतलब क्या होता है। ठीक। हम लोग यहाँ पर निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, निबंध के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा साहित्यिक पुट तो होना ही चाहिए। तो साहित्य बेसिकली क्या होता है, तो साहित्य जो बना हुआ है, बहुत कॉमन सी बात है, आपको पहले से पता होगी। साहित्य जो बना हुआ है अगर हम इसको तोड़े तो ये सा और धन हित से मिलकर बना हुआ है, यानी कि हित के साथ सा उपसर्ग लग जाता है तो क्या बन जाता है, साहित्य बन जाता है। जो सा उपसर्ग है इसका अर्थ होता है सहित, जैसे सजीव, सजीव का मतलब क्या होता है, जीवन सहित, है ना। सपत्नी यानी कि पत्नी के सहित, ऐसे ही सहित यानी कि हित के सहित। हित का यहाँ पर मतलब क्या है, हित का मतलब होता है यहाँ पर कल्याण, यानी कि हित का मतलब यहाँ पर कल्याण हो गया। तो जो साहित्य है, साहित्य का मतलब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो साहित्य का मतलब निकल के आता है वह जिसमें हित समाहित हो। ठीक है, वह जिसमें हित समाहित हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साहित्य बोलते हैं। और ये जो साहित्य है ये किसी भी परिस्थिति में हम किसी भी परिस्थिति में समाज और व्यक्ति के हित की बात करता है, समाज और व्यक्ति के हित की कामना करता है। ठीक है, समाज और व्यक्ति के हित की कामना करता है। तो साहित्य क्या करता है, पहली बात हित यानी कि कल्याण की कामना करता है। तो किसके कल्याण की कामना करता है, समाज के कल्याण की कामना करता है।
प्लस समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन व्यक्तियों के कल्याण की कामना ये करता है। यानी कि टोटैलिटी के कल्याण की बात भी ये करता है और इंडिविजुअल के कल्याण की बात भी ये करता है। सामाजिक और व्यक्तिगत हित दोनों के ही कल्याण की बात करता है। अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक लोक मंगल वाली बात की थी कि लोक मंगल के डायमेंशन को हम लोगों को समझना है। तो क्या हम इस कल्याण की ये जो भावना है, इस कल्याण की भावना को बोल सकते हैं कि ये जो कल्याण की भावना है, ये कल्याण की भावना ही बेसिकली किसकी भावना है? लोक मंगल की भावना है। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ पर? नो सर। ठीक नो है, सर। तो अगर साहित्य कल्याण की बात करता है, सबके हित की बात करता है, तो जाहिर सी बात है वो लोक मंगल की बात करता है। यहाँ पर लोक का मतलब क्या है? लोक का मतलब है यहाँ पर समाज और समाज में रहने वाले व्यक्ति। और केवल व्यक्ति ही नहीं, कोई भी साहित्य होगा वो अपने आप को कभी भी किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी देश या किसी भी सजीव और निर्जीव की सीमा में नहीं बांधता। जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य हमेशा एक टोटलिटी में कल्याण की भावना, कल्याण की बात करता है। और इस टोटलिटी के कल्याण की बात में मनुष्य भी शामिल है, इस टोटलिटी के कल्याण की बात में पशु पक्षी भी शामिल हैं, पर्यावरण भी शामिल है, सजीव भी शामिल है, निर्जीव भी शामिल है, हमारा देश भी शामिल है, पूरा दुनिया भी शामिल है और ब्रह्मांड भी शामिल है। यानी कि ये जो लोक मंगल की भावना यहाँ पर कही गई है, इस लोक मंगल की भावना में केवल मनुष्यों के लोक मंगल की, मनुष्यों के कल्याण की बात नहीं की जा रही, बल्कि टोटलिटी में सभी के कल्याण की बात की जा रही है। ठीक है, हम लोग इसको अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो यहाँ पर निकल के आ गई, ये जो साहित्य है ये कल्याण की बात करता है, लोक मंगल की बात करता है। किसके मंगल की बात करता है? समाज एज वेल एज व्यक्ति, यानी कि टोटलिटी के भी और इंडिविजुअल के भी कल्याण की बात करता है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हित और लोक मंगल हम लोग बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में और किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक अवधारण। ठीक है, तो हित या लोक मंगल का अर्थ होता है कि किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक अवधारणा की बात करना, एक लाभकारी अवधारणा की बात करना, एक कल्याणकारी अवधारणा की बात करना, ये होता है हित का मतलब। तो साहित्य जो है वो हमेशा सामने वाले के कल्याण की बात करेगा, उसके लोक उसके उसके हित की बात करेगा, उसके लिए एक सकारात्मक अवधारणा स्थापित करने की बात करेगा। अब साहित्य बेसिकली ये हित की या जो जो कल्याण की भावना की बात करता है वो कैसे करता है? तो साहित्य हमेशा अपने पात्रों के माध्यम से ये संदेश देता है कि क्या हितकर है और क्या अहितकर है। तो ये बात तो टोटलिटी की भी करता है, बात इंडिविजुअल की भी करता है, लेकिन अगर ये संदेश देता है तो किसके माध्यम से देता है? पात्रों के माध्यम से देता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो गीता, गीता में जो भगवान कृष्ण हैं, जो उसके एक पात्र हैं, वो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि किस परिस्थिति में किस तरीके से व्यक्ति को बिहेव करना चाहिए। ऐसे ही गीता के अलग अलग पात्र हमको, सॉरी, महाभारत के अलग अलग पात्र हमको अलग अलग संदेश देते हैं। भले ही वो युधिष्ठिर हो जो हमको ये संदेश देते हैं कि व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए, भले ही वो अर्जुन हो, भले ही वो भीम हो जो ये कहते हो कि किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को साहस का साथ नहीं जोड़ना चाहिए, छोड़ना चाहिए। ऐसे ही रामचरितमानस में जो साहित्य है, जो तुलसीदास है, वो राम जो कि उसके एक पात्र हैं, उसके माध्यम से
हमको ये बताते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पति कैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, एक आदर्श भाई कैसा होना चाहिए। तो ये बेसिकली एक आदर्शवादी समाज की स्थापना का जो संदेश दिया जा रहा है साहित्य के द्वारा, वो अपने पात्रों के द्वारा दिया जा रहा है, इंडिविजुअल के द्वारा दिया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इन चीजों को वे लोग और समाज अपने अंदर समाहित करें, जिससे कि उनका कल्याण हो, समाज में लोक मंगल का जो एक भाव है वो उत्पन्न हो और समाज का कल्याण हो। क्लियर है पॉइंट? जी सर। समझ में आ रहा ना? दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? नहीं सर। ठीक है। तो ये लोक मंगल की भावना है। किसी भी साहित्य को हम उठा के देख लें। अब बात करते हैं किसी भी साहित्य की। जब मैं बात करता हूं तो साहित्य के कई सारे रूप होते हैं। आप साहित्य को, रामचरितमानस को भी साहित्य बोल सकते हैं, आप गीता को भी साहित्य बोल सकते हैं। आपके लिए जो वैदिक वेद जो है, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, जो कुरान है, जो बाइबल है, ये भी साहित्य है। मुंशी प्रेमचंद्र के जो उपन्यास हैं वो भी साहित्य हैं। वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो चेतन भगत जैसे जो लेखक हैं, इनके जो 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 रचनाएं हैं वो भी साहित्य हैं। और ऐसे ही बहुत सारा साहित्य ऐसा होता है जो सड़क के किनारे बिकता है। बहुत सा साहित्य ऐसा होता है जो जो जिसको हम लुगदी साहित्य के नाम से पुकारते हैं, जिसमें ऊट पटांग कहानियां होती हैं, जिसमें ऊट पटांग चीजें होती हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे हम उपन्यासकारों के नाम देख लें, सुरेंद्र मोहन पाठक, वेद प्रकाश गुप्ता जो भी है उनका नाम है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के द्वारा भी साहित्य रचा जाता है। तो अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि साहित्य का अपना बहुत एक बड़ा डायमेंशन है। तो क्या हर वो चीज जो लिखी गई है जिसमें विचार समाहित है, क्या वो साहित्य की कैटेगरी में आ जाता है? तो यहां पर बात ये होती है कि हर वो चीज जो लिखी गई है, हर वो चीज साहित्य नहीं है। साहित्य वो चीज है जो व्यक्ति की भावनाओं को, व्यक्ति के अंतर्मन को झकझोरे और उसके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करे जो उसको एक बेहतर मनुष्य बनने के लिए, एक बेहतर मानव बनने के लिए प्रेरित करे। तो कोई भी चीज जो मनुष्य को एक बेहतर व्यक्ति बनने के लिए उसके अंदर अच्छी भावनाओं का उद्गम का काम नहीं करती है, उसको हम साहित्य की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे बहुत सी मैगजीन्स मिलती हैं, गृह शोभा हो गई, आपकी आपकी मनोहर कहानियां हो गई, और जैसे मैंने उपन्यासकारों के नाम लिए, इनके उपन्यास हो गए, इनकी उपन्यासों का या कोई चुटकुले की किताब हो गई, इन सब चीजों का कोई भी साहित्य में मूल्य नहीं है। और ये सब चीजें लुगदी साहित्य की कैटेगरी में आती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर जो कल्याण की भावना समाज की है वो नहीं है। साहित्य हमेशा दो फ्रंट पे काम करता है। एक फ्रंट होता है लोक रंजन और एक फ्रंट होता है लोक मंगल। लोक रंजन का मतलब होता है वो साहित्य जो केवल मनोरंजन के लिए रचा गया हो, और लोक मंगल जहां पर कल्याण की बात करी गई हो, जहां पर बेहतरी की बात करी गई हो, जहां पर कोई संदेश दिया गया हो जीवन को बेहतर बनाने के लिए। तो ये बिल्कुल फैक्ट है कि किसी भी साहित्य में मनोरंजन का और संदेश दोनों का ही तालमेल होना चाहिए। लेकिन अगर कोई साहित्य केवल मनोरंजन के लिए रचा गया है, मनोरंजन के लिए लिखा गया है, तो वो यहाँ पर इस कैटेगरी में, साहित्य की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि उसमें लोक मंगल की भावना कैसी है? मौजूद ही नहीं है। उसको हम आज पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे। और क्यों? क्योंकि उसमें क्या है? उसमें क्षणिक मनोरंजन है। तो ये हमको नहीं पढ़ना, और ऐसा साहित्य किसी काम का नहीं होता। बात करते हैं अगर लोक मंगल की भावना की, संदेश देने वाले साहित्य की भावना की, ऐसे साहित्य की जो हमारे अंतर्मन को झकझोर दे, ऐसे साहित्य की जो हमको बेहतर मनुष्य बनने की लिए की ओर अग्रसर करे, जो हमको अच्छा इंसान बनाने की और अग्रसर करे, तो वो हमारे पास साहित्य है। लेकिन अगर साहित्य केवल लोक मंगल की बात करेगा, केवल हमको बेहतर व्यक्ति बनाने की बात करेगा, केवल हमको संदेश ही देता रहेगा, तो फिर वो कोई पढ़ेगा क्या? वो तो बोरिंग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे केस में कोई भी साहित्य जो लोक मंगल की भावना भी करता है, उसमें भी थोड़ा बहुत मनोरंजन होता है।
क्यों? क्योंकि वो इस मनोरंजन की भावना के साथ उस संदेश को, उस हित की भावना को मिला जुला के आपके सामने परोसता है, जिससे कि आप उस मनोरंजन का आस्वादन करते हुए, मनोरंजन का रसास्वादन करते हुए, आप उसमें जो समाहित जो संदेश है, उसमें जो समाहित आपके लिए बेहतरी की जो कामना है, उसको आत्मसात कर सके। ठीक है, क्लियर? हम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं कि जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ किताबों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। वो कहते हैं कि उन किताबों को पढ़कर मेरे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया, सत्य बोलना मैंने सीखा। जैसे एक नाटक की बात करते हैं कि जब मैंने सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाटक देखा, तो उसके उस नाटक से मेरे अंदर सत्य बोलने की और त्याग की जो भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो गई। उन्होंने आजीवन सत्य बोलने का व्रत लिया। तो ये साहित्य है जो एक व्यक्ति के मन को झकझोर कर उसको एक सामान्य व्यक्ति से क्या बना देता है? गांधी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर साहित्य एक व्यक्ति का इस प्रकार से कायाकल्प कर देता है जिससे कि वो व्यक्ति अपने और समाज की बेहतरी के लिए काम कर सके और समाज को या इस धरती को जीवन के लिए एक बेहतर रहने के लिए एक बेहतर स्थान बना सके। ये सब चीजें किसमें आती हैं? जो साहित्य के अंदर लोक मंगल की भावना समाहित है, उसमें ये आती है। ठीक है, यानी कि ये मनोरंजन के साथ साथ आपकी मानसिक स्थिति को, आपकी जो विचार हैं उनको बदलने का काम करता है, जिससे कि आपका आत्मिक, भौतिक और सर्वांगीण विकास हो सके। तो हर वो चीज जो इस प्रकार का काम करती है, वही साहित्य है असली, और वही असली साहित्य हमारे निबंध का जो बेस होना चाहिए वो होना चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? नो सर। सर। तो ये लोक मंगल की भावना से संबंधित हम लोगों ने कुछ बातें की। अब बेसिकली हम बात करते हैं साहित्य और समाज की। ठीक भाई, जहां पर हम लोग रह रहे हैं वो समाज है। ठीक है, जो चीजें हमारे आसपास हैं वो सारी चीजें क्या है? वो समाज का हिस्सा है। ठीक, तो साहित्य जो है बेसिकली अपना, अब जो साहित्य रचता है वो कौन है? साहित्य रचने वाला व्यक्ति कौन है? साहित्यकार है। ठीक है, साहित्य रचने वाला व्यक्ति कौन है? साहित्यकार है। और ये जो साहित्यकार है ये बेसिकली इसी समाज का भाग है। ठीक है, साहित्यकार इसी समाज का ही तो भाग होता है। क्या साहित्यकार समाज के बाहर से निकल के आता है? नहीं सर। ठीक, और वो जो साहित्यकार है, क्योंकि वो उसी समाज का भाग है और वो ये देखता है कि समाज में हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, समकालीन समाज में क्या अच्छाइयां हैं, समकालीन समाज में क्या बुराइयां हैं, किस प्रकार का लोगों का रहन सहन है, किस प्रकार की समस्याएं लोग झेल रहे हैं, और वो उसी समाज में जो भी चीजों को देखता है उन चीजों को वो अपने शब्दों में साहित्य के रूप में रच देता है। तो ये जो समाज है बेसिकली यही साहित्य की क्या है? पृष्ठभूमि। यही साहित्य की पृष्ठभूमि है, और साहित्य की पृष्ठभूमि होते हुए ये समाज साहित्य को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। ठीक है, साहित्य को ये समाज रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो अगर हम देखें तो समाज क्या कर रहा है? समाज साहित्य को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, जिसका प्रयोग करके जो साहित्यकार है वो समाज साहित्य को रच रहा है। और साहित्य समाज को क्या दे रहा है? साहित्य जो है वो अपने माध्यम से समाज के हित की कामना कर रहा है। ठीक है ना? जो साहित्य है वो क्या कर रहा है? वो समाज के हित की कामना करता है। तो समाज साहित्य को एक पृष्ठभूमि प्रोवाइड कर रहा है, जिसके आधार पर साहित्यकार के द्वारा उस साहित्य की रचना की गई। भले ही वो साहित्य रामचरितमानस के रूप में हो, भले ही वो साहित्य प्रेमचंद्र के उपन्यासों के रूप में हो,
भले ही वो साहित्य किसी और रूप में हो, और फिर वो जो साहित्य है वो बदले में समाज के हित की कामना करता है। तो ये दोनों बेसिकली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। समाज के बिना साहित्य की अवधारणा नहीं हो सकती, और साहित्य के बिना समाज अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को नहीं देख सकता, और ना ही वो उनमें सुधार के साधनों को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये साहित्यकार ही है जो समाज की सभी गलतियों को, समाज की सभी कमियों को, समाज की सभी अच्छाइयों को अपने साहित्य के माध्यम से खोल कर समाज के सामने रखता है, और अक्सर अपने साहित्य में उन चीजों को दूर करने का, उन चीजों को खत्म करने का और उन चीजों को बेहतर बनाने के उपाय भी प्रस्तुत करता है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो प्रेमचंद्र का एक उपन्यास है गोदान। इस गोदान उपन्यास में जो कृषक हैं समकालीन समाज का, अच्छा एक बात यहाँ पर और ध्यान रखें, जो प्रेमचंद्र है वो साहित्यकार है, और प्रेमचंद्र जब अपना कोई भी उपन्यास लिखेंगे तो वो किस कालखंड की परिस्थितियों को उस उपन्यास में प्रस्तुत करेंगे। भूतकाल की गतिविधियों को, भविष्य की गतिविधियों को, या उनके समय में जो परिस्थितियां वहां पर मौजूद थी, उनके समय में जो चीजें वहां पर चल रही थी, उनको ध्यान में रखकर अपना साहित्य रचेंगे। बताइए। वर्तमान सर समय जो अपने परिस्थिति समय चल में। रही सर। है ना, यानी कि उनके समय में जो वहां पर गतिविधियां चल रही थी, उन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वो अपना साहित्य रचेंगे। तो ऐसे ही जब यहाँ पर इन्होंने, आप मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना करी, तो उस गोदान की रचना में उन्होंने तत्कालीन समाज में एक औसत जो कृषक है, उस कृषक के जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, उस कृषक को किन कठिनाइयों का पालन करना, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये सब चीजें वहां पर दिखाई। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो उनके समय का परिस्थिति थी, उस परिस्थिति के को ध्यान में रखते हुए गोदान को उन्होंने केवल एक कहानी के रूप में नहीं गढ़ा, बल्कि उन्होंने इसमें भारतीय ग्रामीण जीवन का एक प्रतिबिंब दिखाया। उसमें उन्होंने उस समय सामाजिक और आर्थिक असमानताएं जो थी, पारिवारिक संबंध जैसे होते थे, जो परंपराएं थी, और उस समय जो आधुनिकता की शुरुआत हो रही थी, उनके बीच में जो संघर्ष हो रहा था, उसको वहां पर उन्होंने दिखाया। ठीक है, अब अगर हम इसके पात्रों को भी देखें तो वहां पर भी देखिए, आप निबंध लिखें, और अभी जब हम लोग मुहावरे वगैरह भी आएंगे तो मुहावरों में भी आपको ये जो साहित्यिक और जो करंट से रिलेटेड पुट है, अगर वो डाल देंगे तो आपके मुहावरों में भी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग मुहावरों वगैरह की चर्चा करेंगे, लेटर्स वगैरह की चर्चा करेंगे, तो वहां पर हम इस बात को देखेंगे। ठीक, तो उन्होंने अपने इसमें बताया कि भाई ये चीजें हमारे समकालीन समाज में मौजूद हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये जो गोदान उपन्यास है, ये हमको ये सोचने पर मजबूर भी करता है कि समाज में सुधार और बदलाव के लिए क्या आवश्यक है, और किस तरीके से हम अपने जो नैतिक मूल्य हैं और अपने जो आदर्श हैं उनको साथ रखते हुए एक बेहतर समाज की स्थापना कर सकते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद ने अपने गोदान में बताया। ठीक है, गोदान और कोई भी जो साहित्य है वो बेसिकली उस तत्कालीन समय का जो समाज है उसकी वास्तविकताओं को दिखाता है। ठीक है, क्लियर। तो साहित्य बेसिकली अपना जो रॉ मटेरियल है उसके लिए किस पर डिपेंडेंट रहता है, समाज के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और साहित्य जो है वो समाज के हित की कामना कैसे करता है, साहित्य समाज के हित की कामना करता है, समाज को उन जो उसके सामने समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से निकलने के लिए रास्ता दिखाते हुए उसके हित की कामना करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और एक चीज ये देखते हैं कि अगर साहित्य और समाज के संबंध पर कोई निबंध आ जाता है तो उसकी फ्रेमिंग हमको कैसे करनी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए फ्रेमिंग कैसे करनी है, उस यहां तक जो मैंने बताया वो कुछ दिमाग में गया आपकी, ओवरलोड तो नहीं हो रहा, बोरिंग तो नहीं लग रहा। नो सर। ठीक, अब देखिए जैसे हम लोगों ने देखा यहाँ पर साहित्य और समाज का संबंध।
तो हमारे पास बेसिकली 600 शब्दों के में निबंध लिखना है। अब यहां पर निबंध लिखने में हम कितने पैराग्राफ लिख सकते हैं तो वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि आपकी जो भूमिका होगी वो 60 शब्दों के आसपास रहे, और जो इसका उपसंहार यानी कि निष्कर्ष होगा वो भी 60 शब्दों के आसपास रहे, तो बाकी हमारे पास जो शब्द बचते हैं 120 शब्द हमारे पास ये हो गए, और हमारे पास बचते हैं कितने शब्द? 480 शब्द। ठीक, तो एक तरीका तो आप ये कर सकते हैं कि 60 शब्दों के आप 10 पैराग्राफ बना लें, अगर आपके पास ज्यादा मैटर, ज्यादा पॉइंट्स लिखने के हों। अदरवाइज भूमिका 60 शब्दों की लिखें, निष्कर्ष 60 शब्दों का लिखें, और बाकी जो भी आपके पास शब्द हैं वो आप 4 से 5, मिनिमम 5 पैरास में उसको डिवाइड करें, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़े पैरा आप बना देंगे, 100 शब्दों से ऊपर के पैरा बना देंगे, तो वो बड़ा बोझिल हो जाता है एग्जामिनर के लिए, और जो फ्लो होता है वो फ्लो हमारा टूट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम साहित्य और समाज की इसकी बात करें, संबंध की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर एक भूमिका मैं आपको लिख देता हूँ। भूमिका नोट करेंगे, मैं बोल दूं या मैं लिख दूं? सर बोल दें। ठीक है, मैं 2-3 भूमिका, 2-3 भूमिकाएं आपको लिखवा देता हूँ, कुछ छोटी कुछ बड़ी। ठीक है, तो जैसे एक भूमिका में छोटी सी आपको लिखवा रहा हूँ, आप उसमें जो भी पसंद हो उसमें अपने हिसाब से बदलाव करके लिख सकते हैं, या उनमें से जो भी आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। तो साहित्य और समाज के बीच के संबंध में एक सिंपल सी पहली भूमिका है हमारी कि साहित्य और समाज के बीच, साहित्य और समाज के बीच एक गहरा और जटिल संबंध है। ठीक है, गहरा और जटिल संबंध है जो मानव इतिहास के आरंभ से ही मौजूद रहा है। जो मानव इतिहास के आरंभ से ही मौजूद रहा है। आगे बढ़े। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, और समाज की धारा को दिशा देने में साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, और समाज की धारा को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, यह संबंध यह संबंध केवल एक दिशा में नहीं, या ऐसे लिख सकते हैं कि यह संबंध केवल एक मुखी नहीं, बल्कि द्विमुखी होता है। बल्कि द्विमुखी होता है, जहां साहित्य समाज को प्रभावित करता है, और समाज साहित्य को प्रभावित करता है। ठीक है, क्लियर। एक और लिख लीजिए भूमिका या प्रस्तावना। बोलो।
हाँ सर। दूसरी प्रस्तावना है साहित्य और समाज के संबंध से रिलेटेड निबंध के लिए कि साहित्य और समाज के बीच का संबंध अत्यंत गहरा और अन्योन्याश्रित है, अत्यंत गहरा और अन्योन्याश्रित है। अत्यंत गहरा और अन्योन्याश्रित है। यह संबंध यह संबंध केवल किसी एक संस्कृति यह संबंध केवल किसी एक संस्कृति या समय सीमा तक सीमित नहीं है। ठीक है, सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी संस्कृतियों और समयों में देखा जा सकता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है जिसमें समाज की वास्तविकताओं, भावनाओं, और विचारों का, तेज तो नहीं बोल रहा, विचारों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसके अलावा साहित्य समाज को दिशा देने, उसे सुधारने और प्रेरित करने का भी काम करता है। प्रेरित करने का भी काम करता है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिख लिया? यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने लिख ली भूमिका, जिसमें हमने दिखाया साहित्य और समाज में संबंध किस तरीके का है। अगले पैराग्राफ में हमको बताना है कि साहित्य क्या है, फिर उसके बाद अगले में हम लोग बताएंगे समाज क्या होता है। ठीक, समाज क्या होता है, उसके बाद साहित्य और समाज में संबंध किस प्रकार के होते हैं। साहित्य और समाज में संबंध किस प्रकार के होते हैं, इन संबंधों का प्रभाव किस प्रकार का है, और उसके बाद हमको लिख देना है यहां पर निष्कर्ष। ठीक, तो भूमिका दो मैंने आपको बताई, साहित्य क्या है ये बता दिया मैंने, समाज क्या होता है, संबंध किस प्रकार के हैं, संबंधों का क्या प्रभाव है। ठीक है, निष्कर्ष कैसे लिखने हैं
तो यहां पर मैं आपको दो निष्कर्ष भी बता देता हूं। ठीक है, तो निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष बोलूं मैं? यस सर। यस। लिखिए, साहित्य और समाज के बीच का संबंध बहुआयामी बहुआयामी और अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अत्यंत महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज को एक नई दृष्टि देता है। साहित्य समाज को एक नई दृष्टि देता है और समाज साहित्य को समृद्ध बनाता है। और समाज साहित्य को समृद्ध बनाता है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और और समाज के सतत विकास में और समाज के सतत विकास में योगदान देते हैं। पूर्ण विराम। साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करता है। साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं का चित्रण करता है और समाज को आत्मचिंतन और सुधार के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है। ठीक। तो अगर केवल साहित्य और समाज के संबंध की बात आती है तो यहां तक रुक जाएंगे। लेकिन अगर सवाल इस तरीके का है कि साहित्य और साहित्य समाज का दर्पण है, तो एक लाइन यहां पर और ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, क्या ऐड कर देंगे कि यह संबंध साहित्य को समाज का दर्पण बनाता है। यह संबंध साहित्य को समाज का दर्पण बनाता है और समाज को साहित्य का प्रेरणा स्रोत। ठीक है, क्लियर? जी सर। ठीक, एक और लिख लीजिए, भूमिका, सॉरी, निष्कर्ष या उपसंहार। बोलूं? जी सर। ठीक, लिखिए, साहित्य और समाज के बीच संबंध जटिल
परंतु अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। जटिल परंतु अद्वितीय और महत्वपूर्ण है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, कौमा, उसमें सुधार की दिशा में मार्गदर्शन करता है और समाज की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखता है। और समाज की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखता है। पूर्ण विराम। यह समाज की भावनाओं, कौमा, विचारों और वास्तविकताओं का सजीव चित्रण करता है और साथ ही समाज को नए विचारों और बदलावों के लिए प्रेरित करता है। लिख लिया? हो गया? यस सर। ठीक है, आगे लिखिए। साहित्य और समाज का यह संबंध अनवरत, साहित्य और समाज का यह संबंध अनवरत और अमूल्य है, जो समय के साथ और भी गहरा और व्यापक होता जा रहा है। और भी गहरा और व्यापक होता जा रहा है। पूर्ण विराम। साहित्य के माध्यम से समाज अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझता और आकार देता है। साहित्य के माध्यम से समाज अपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझता और आकार देता है। ठीक है, अब इनको एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं या इनमें अपने हिसाब से एडिशन भी कर सकते हैं, बदलाव भी कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो साहित्य और समाज के बीच का संबंध, इस पर निबंध आप लोग लिख लेंगे। आप लोग इसको लिखिएगा। फिर मैं पिछला जो महिला सशक्तिकरण का निबंध था उसका भी मुझको एक मॉडल ऐसे देना है, और जो आज मैं आपको लिखने को दूंगा इसको आप उसको लिख के भेजिएगा, फिर मैं उनका भी मॉडल आपको एक ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर? तो ये जी सर। एक टॉपिक हो गया। कौन सा टॉपिक हो गया? साहित्य और समाज के बीच का संबंध। इसकी हम लोगों ने दो निष्कर्ष देख लिए, दो इसकी प्रस्तावनाएं हम लोगों ने देख ली। अब एक टॉपिक हम लोगों ने अभी और डिस्कस किया था, साहित्य में लोक मंगल की भावना। ठीक है, अब जैसे लोक मंगल की भावना की बात हम लोगों ने की और मैंने बताया कि साहित्य बेसिकली समाज के लोक मंगल की भावना को अपने अंदर समाहित करता है। क्यों? क्योंकि साहित्य जो शब्द है यही जो बना है सधन हित के साथ, जिसमें हित का मतलब होता है कल्याण, यानी कि लोक मंगल। और ये जो लोक मंगल है, ये जो मंगल है, ये किसका है? ये लोक का मंगल है। और लोक में यहाँ पर सभी वस्तुएं सम्मिलित हो जाती हैं, वो चाहे इंसान हो, वो चाहे पशु पक्षी हो, वो चाहे पर्यावरण हो, वो चाहे हमारा ब्रह्मांड हो, या कोई भी। यानी कि यहाँ जो साहित्य है वो सभी सजीव, निर्जीव, मनुष्य
और जो गैर मनुष्य चीजें हैं उन सभी के कल्याण की बात करता है। और ये केवल आज के कल्याण की बात नहीं करता, ये हमारे भविष्य में कल्याण की भी बात करता है। अलग अलग परिस्थितियों में हमारा हित हो, हमारे लिए सकारात्मक अवधारणाएं हो, उसके बारे में ये बात करता है। और ये भी मैंने भी बताया कि साहित्य हमको कब क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान देता है। क्यों? क्योंकि जो साहित्यकार है वो इसी समाज का प्राणी है और वो समाज में होने वाली गतिविधियों को देख रहा है, और जब वो उस पर विहंगम दृष्टि डालता है और उसके बाद उसको अपने साहित्य के रूप में रचता है, तो वो निरपेक्ष नहीं रह पाता, क्योंकि वो उसी समाज का भाग है। तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता इस प्रकार का संदेश देने से के लिए कि किस तरीके से इन परिस्थितियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो संदेश है, ये जो हमारी मानसिक स्थिति को बदलने का जो प्रयास है, वो साहित्य के द्वारा मनोरंजन की चाशनी में लपेट कर किया जाता है, जिससे कि हम उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। ठीक है, हमको वो खाने में कड़वा ना लगे, हमको वो मीठा लगे, और मीठा लगने के साथ साथ हमारे जीवन को सुधारने का काम भी वो करे। ठीक, तो इस तरीके से लोक मंगल की भावना यहाँ पर समाहित है, और साथ ही साथ वो हमारा पथ प्रदर्शन भी कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर देखें तो लोक मंगल की भावना, जैसा मैंने बताया, ये साहित्य का आधारभूत तत्व है। और समाज की समस्याओं और समाज की जो समस्याएं हैं उनमें जो समाधान हो सकता है, उसके लिए जो लेखक की जो प्रतिबद्धता है, उसकी एक जो ड्यूटी है कि वो किस प्रकार से समाज को जागरूक करे, लोगों के अंतर्मन को झकझोरे, कि वो इन जो समाज की बुराइयां हैं, समस्याएं हैं, उसको दूर कर सके। ठीक है, ये वो मनोरंजन को अपना साधन बनाकर करता है। ठीक, अब ये जो चीज है, ये केवल आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से दिखाई पड़ती है, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, महाकाव्यों में, और बाद के जितने भी समय के जो भी हमारे साहित्य रचे गए हैं, सब में हमको ये भावना साफ साफ दिखाई देती है। ठीक, जैसे ऋग्वेद में हमारे बहुत सारे सूक्त हैं, जिनमें हमारे पास एक 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 मंत्र मिलता है कि विश्वानि देव सवितल दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नासु, यानी जिसमें ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे ईश्वर, जो भी हमारे लिए बेहतर हो वो हमको प्रदान करो। यानी कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो अंतर्दृष्टि हमको चाहिए, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो भौतिक साधन संसाधन हमको चाहिए, वो हमको प्रदान करो। ये सारी बातें हमको ऐसी बातें ऋग्वेद में भी कही गई हैं। महाभारत में भीष्म पितामह की जो बातें हैं, भीष्म पितामह के जो उपदेश हैं, विदुर का जो चरित्र है, महाभारत के एक भाग के रूप में गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के संबंधित जो उपदेश दिए हैं, जहां पर उन्होंने जीवन के नैतिक और धार्मिक मूल्य बताए हैं, ये सभी चीजें क्या कर रही हैं? सही और गलत बताते हुए हमको सही रास्ते की ओर चलने को प्रेरित कर रही हैं, जिससे कि हमारा मंगल हो सके, हमारा हित हो सके और हमारा कल्याण हो सके। और क्योंकि जो समाज है वो व्यक्ति से मिलकर बना है, तो जब व्यक्ति का कल्याण होगा तो क्या समाज का कल्याण नहीं होगा? अगर व्यक्ति में सुधार होगा तो क्या समाज में सुधार नहीं होगा? यानी कि व्यक्ति के कल्याण में ही समाज का कल्याण भी निहित है, और समाज के कल्याण में, जब समाज का कल्याण होगा, तो क्योंकि व्यक्ति समाज का भाग है, तो समाज के कल्याण होने से व्यक्ति का भी क्या होगा? कल्याण होगा। यानी कि दोनों ही स्तरों पर कल्याण की बात करता है अपने पात्रों के माध्यम से। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं और मध्यकाल में आते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास कवि हुए हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे पास लेखक हुए हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, उनके बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और जिसमें सबसे बड़ा नाम जो हमारे सामने आता है वो किसका आता है? कबीर का, है ना? कबीर का नाम आता है। कबीर एक ऐसे इंसान के रूप में हमारे सामने आते हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, ठीक है, जिनको किसी का डर नहीं है,
जिनको बिल्कुल ये चिंता नहीं है कि मेरी बात किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है, और अगर किसी को बुरी लग सकती है तो ये मध्यकाल का समय है जहां पर क्रूरता अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई है, और उसके बावजूद भी वो जो बुराइयां देख रहे हैं, जो कुरीतियां देख रहे हैं, उन बुराइयों और कुरीतियों के बारे में खुलकर बोलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं, है ना। वो हिंदुओं की और मुस्लिमों की दोनों की जो कमियां हैं उनके बारे में खुलकर बोलते हैं, उनके बारे में खुलकर कहते हैं। हिंदुओं से वो क्या कहते हैं? हिंदुओं से कहते हैं जो सामाजिक भेदभाव उस समय फैला हुआ है, जो जाति पाति फैला हुआ है, उस पर वो आवाज उठाते हुए कहते हैं कि जो तू बामन बामनी जाया, आन बाटते काहे ना आया, है ना। और जन्म के आधार पर इसमें वो क्या कर रहे हैं? जन्म के आधार पर वो भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। और ऐसे ही जो धार्मिक आडंबर है उनका भी विरोध करते हैं, हिंदुओं के धार्मिक आडंबरों पर भी विरोध करते हैं, मुस्लिमों के धार्मिक आडंबरों का भी विरोध करते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है हिंदुओं के लिए, उन्होंने बोला है कि मूड मुड़िया हरि मिले तो सब कोई लई मुड़ाए, और बार बार के मुड़ते भेड़ा न बैकुंठ जाए। यानी कि अगर सर मुड़ाने से हरि मिल जाते हैं तो हर कोई सर को क्यों ना मुड़ा ले, तो हरि मिल जाएंगे उसको। और भेड़ जिसके तो बाल बार बार मुड़े जाते हैं वो तो बैकुंठ नहीं जा पाया, तो ये सब गलत है। ऐसे ही मुस्लिमों के लिए भी वो कहते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए, यानी कि ईश्वर है तो वो तो मन की आवाज भी सुन लेता है, ऐसा कबीरदास जी कहते हैं। तो फिर ये इस तरीके से अजान देने से क्या फायदा? तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि किसका हमको मतलब इसका हमको खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत कड़वे इंसान है। ठीक है, तो इन सब चीजों से मैंने केवल कबीर का एग्जाम्पल दिया, इसके अलावा आप प्रेमचंद को भी देखें तो जो जो जैसे मैंने भी गोदान का एग्जाम्पल आपको दिया था कि वो तत्कालीन समाज में ग्रामीण जीवन में क्या क्या समस्याएं, उन समस्याओं की आवाज उठाते हैं अपने उस उपन्यास के माध्यम से, और उन समस्याओं को दूर करने के उपाय भी वहां पर एक तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। ऐसे उनका उपन्यास गबन है, जहां पर जो सरकारी विभाग है, जो समाज है, उसमें भ्रष्टाचार किस हद तक बैठा हुआ है इसके बारे में वो बात करते हैं। नमक का दरोगा उनका है कहानी, उसमें भी वो इसी बारे में बात करते हैं। जो उनकी कहानी ईदगाह है उसमें हामिद के माध्यम से जो भावनाएं हैं उनको वो उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं? समाज की कुरीतियों को, समाज की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, और लोगों से ये कह रहे हैं कि इन कुरीतियों से, इन समस्याओं से निपटने के ये उपाय हैं, इनका आप पालन करिए। रामचरितमानस में भगवान राम के माध्यम से एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श बेटे की भावना दी गई है वहां पर, जिससे कि समाज उनको अपनाए और समाज और व्यक्ति का क्या हो? बेहतरी हो, समाज और व्यक्ति का क्या हो? कल्याण हो। तो ये इस तरीके से समाज की कुरीतियों को, समाज की समस्याओं को उजागर करके समाज के मंगल की, समाज के कल्याण की कामना साहित्य करता है, और ये लगातार करता चला आ रहा है प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक। आधुनिक काल में अगर हम लोग देखें तो भारतीय हरिश्चंद्र हमारे पास हुए हैं, प्रेमचंद्र हुए हैं, महादेवी वर्मा हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर हैं। इन जैसे लेखकों ने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार की दिशा में अपना योगदान दिया, है ना। प्रेमचंद जिनका भी हम लोगों ने नाम लिया, उनकी जो कहानियां हैं, उनके जो उपन्यास हैं, वो ग्रामीण भारत, तत्कालीन ग्रामीण भारत की सामाजिक असमानता की बात करते हैं, शोषण की बात करते हैं। होली का जो संघर्ष है गोदान में, है ना, ऐसी एक कहानी, एक कहानी इनकी है कफन। उसमें दिखाते हैं कि किस प्रकार से नशा समाज में फैला हुआ है, कि एक व्यक्ति की पत्नी मर जाती है और वो व्यक्ति और उसका पिता सबसे चंदा मांगता है, और चंदा मांगने के बाद कफन के नाम पर चंदा मांगता है, और उस चंदे के पैसे से कफन न लाके शराब पी लेते हैं। तो ये बुराई किस हद तक समाज में फैली हुई, इसको वो कफन में क्या करते हैं? उजागर करते हैं। महादेवी वर्मा नारी सशक्तिकरण और समाज सुधार की भावना की बात करती हैं। उनकी जितनी भी कविताएं हैं उनमें से अधिकांश कविताएं आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर नारी शक्ति की बात की गई है। ठीक है, तो ये बेसिकली लोक मंगल की भावना में भी आपको कुछ अलग से नहीं लिखना है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसी में से आपको मैटर उठाना है, और उसी मैटर को लेकर आपको लोक मंगल की भावना पर लिखना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्सर लोग एक ही निबंध तैयार कर लेते हैं,
और उसी निबंध को हर उसमें लिख देंगे, वो भले ही साहित्य और समाज के बीच के संबंध का निबंध है, वो चाहे साहित्य और संस्कृति के बीच का संबंध है, वो चाहे साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, इस पर निबंध है, या लोक मंगल की भावना पर निबंध है, वो साहित्य और समाज के ऊपर एक ही निबंध तैयार करके उसी को लिख के चले आएंगे। लेकिन यहाँ पर हमको डायमेंशन समझना है। अगर वो लोक मंगल के ऊपर आया है तो हमको लोक मंगल की भावना पर कंसंट्रेट करते हुए निबंध लिखना है। अगर साहित्य और समाज के संबंधों पर आया है तो हमको साहित्य और समाज के संबंधों की किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, किस तरीके से एक दूसरे को रॉ मटेरियल देता है और किस तरीके से दूसरा पहले वाले को के हित की बात करता है और उसको उसकी समस्याओं के उपाय बताता है, किस तरीके से उसको सिखाता है क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है, इस पर ध्यान देना है। तो ओवरऑल देखें तो चीजें एक ही ढांचे के अंदर हैं, लेकिन हमको उन चीजों को से अपने मतलब की चीज निकालकर उस निबंध के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिख लेना है। ठीक है ना, समझ में आ रही है ये बात? जी सर। ठीक है, तो ओवरऑल चीज एक ही है, लेकिन हमको उसको किस तरीके से दिशा देनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे निबंध का जो टॉपिक है, निबंध का जो सब्जेक्ट है, निबंध का जो थीम है वो क्या है। लिखनी एक ही जैसी चीजें हैं, लेकिन उसको लिखने का ढंग थोड़ा सा हमारा बदल जाएगा। क्योंकि जब हम लोक मंगल की बात करते तो भी मैं घुमा फिरा के वही बातें कर रहा हूँ, लेकिन कहने का ढंग कैसा हो गया, थोड़ा सा अलग हो गया। ठीक, तो इस मायने में जो साहित्य वाला सेक्शन हमारे पास है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए आसान हो जाता है क्योंकि इसमें करंट का कोई इंप्लीकेशन आपको लेके नहीं आना है। आपको मोटे तौर पर इसके अलग अलग डायमेंशंस को समझ लेना है और उन डायमेंशंस को जो थीम है हमारे ऐसे की जो पूछा गया उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको लिख देना है। ठीक, क्लियर है? तो जी लोक मंगल की भावना पर मैंने प्रस्तावना बताई क्या? आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर नहीं बताई सर। नहीं बताई, ठीक है। तो जो लोक मंगल है उस लोक मंगल पर एक आप लिख लीजिए प्रस्तावना। साहित्य में लोक मंगल की भावना पर एक प्रस्तावना। ठीक है, लिखिए कि देखिए चीजें वही रहेंगी, थोड़ा सा अंतर आएगा। ठीक है, क्योंकि हमको अब इसको टर्न करना है लोक मंगल की तरफ। ठीक, तो लिखिए यहाँ पर प्रस्तावना कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है। जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है उसके बाहर से कुछ भी नहीं लिखना है हम लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सीमित एक सेक्टर है हमारा। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है, इसका मुख्य उद्देश्य मानवता के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य उद्देश्य मानवता के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को साधने के लिए साहित्य में लोक मंगल की भावना का लिख लिया। धर्मेंद्र जी आपकी आवाज नहीं आ रही है तो फिर आपका माइक डिस्टर्ब कर रहा है। साहित्य समाज का प्रतिबिंब होता है और इसका मुख्य उद्देश्य मानवता के कल्याण को बढ़ावा देना है। इस उद्देश्य को साधने के लिए साहित्य में लोक मंगल की भावना का प्रमुख स्थान है। इस उद्देश्य को साधने के लिए साहित्य में लोक मंगल की भावना का प्रमुख स्थान है।
पूर्ण विराम। लोक मंगल का अर्थ है जन कल्याण या समाज की भलाई, लोक कल्याण या समाज की भलाई, पूर्ण विराम। साहित्य में लोक मंगल की भावना का विस्तार, साहित्य में लोक मंगल की भावना का विस्तार समाज के हर वर्ग की समस्याओं को उजागर करने, उनको समाधान की दिशा में प्रेरित करने, उनको समाधान की दिशा में प्रेरित करने और साहित्य में लोक मंगल की भावना का विस्तार समाज के हर वर्ग की समस्याओं को उजागर करने, उनको समाधान की दिशा में प्रेरित करने और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना करने के माध्यम से होता है। और समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के माध्यम से होता है। लिख लिया आप लोगों ने? अतीक जी लिख लिया? जी सर। ठीक। अब इसका निष्कर्ष या उपसंहार लिख लीजिए। बोलू? यस सर। लिखिए, साहित्य में गजेंद्र जी आवाज नहीं आ रही आपकी, बहुत डिस्टर्ब हो रही है आवाज। साहित्य में लोक मंगल की भावना समाज के विकास, तेज तो नहीं बोल रहा ना मैं? नहीं सर, ठीक है। ठीक है। साहित्य में लोक मंगल की भावना समाज के विकास और सुधार का एक प्रमुख साधन है। समाज के विकास और सुधार का एक प्रमुख साधन है। पूर्ण विराम। यह समाज की समस्याओं को उजागर करता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है, यह समाज की समस्याओं को उजागर करता है, नैतिक मूल्यों की स्थापना करता है और समाज को जागरूक और प्रेरित करता है, और समाज को जागरूक और प्रेरित करता है। पूर्ण विराम। साहित्यकारों की रचनाएं समाज के हर वर्ग की समस्याओं को सामने लाती हैं। साहित्यकारों की रचनाएं समाज के हर वर्ग की समस्याओं को सामने लाती हैं और उनके समाधान की दिशा में सोचने को प्रेरित करती हैं, और उनके समाधान की दिशा में सोचने को प्रेरित करती हैं। पूर्ण विराम। साहित्य और समाज का यह संबंध, साहित्य और समाज का यह संबंध साहित्य और समाज का यह संबंध अमूल्य और अविच्छिन्न है, अमूल्य और अविच्छिन्न है, जो समाज के कल्याण
और उसकी प्रगति की दिशा में, जो समाज के कल्याण और उसकी प्रगति की दिशा में सतत प्रयासरत है। सतत प्रयासरत है। ठीक है। अब आपको दो निबंध लिख के भेजने हैं, फिर मैं इनका आपको जो वैल्यूएशन है वो कर दूंगा और उसके बाद इनके जो मॉडल एसेज है वो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, तो कौन कौन से निबंध आपको लिख के भेजने हैं? पहला है साहित्य और समाज का अंतर संबंध। दूसरा है साहित्य समाज का दर्पण है। एक और लिख लीजिए, साहित्य में लोक मंगल की भावना। ये तीन आपको लिख के भेजने हैं। पिछले निबंध में मैंने वर्ड लिमिट के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया था कि कोई दिक्कत नहीं, लिख के भेजिए, लेकिन ये निबंध आपको 600 से 625 शब्दों के बीच में खत्म कर। ठीक है, 625 शब्दों के ऊपर ये निबंध आपका नहीं जाना चाहिए। समझ गए इस बात को? और पैरा जो बनाइएगा वो 60 से 100 शब्दों के बीच का पैरा आपका होना चाहिए। 60 शब्दों से कम नहीं, 100 शब्दों से ज्यादा का पैरा नहीं बनाइएगा। ठीक है, तो ये निबंध आप लिख के भेजिए और वो देख लीजिएगा कि मैंने जो बनाया था शेड्यूल की किस दिन कौन सी क्लास होगी। आपके पास पड़ा हो तो प्लीज मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास से वो डिलीट हो गया है, मेरा फोन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था तो वो गायब हो गया है। ठीक है, तो उसको प्लीज भेज दीजिएगा, तो अगली जो क्लासेस होंगी वो उसी शेड्यूल उसी टाइम टेबल के हिसाब से हमारी होगी। ठीक है, कोशिश करिए, समय है हमारे पास, खराब लिखेंगे तभी तो अच्छा लिखना सीखेंगे। तो खराब लिख रहे हैं, जैसा भी लिखे आपको लगता है खराब लिखा तो खराब लिखिए, क्योंकि लिखने से ही सुधार होगा। ठीक है, तो इनको लिख के भेजिए, फिर मिलते हैं उस शेड्यूल के मुताबिक अगली क्लास में। अगली क्लास भी ऐसे की है और उसके बाद जैसा शेड्यूल होगा उस अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। ठीक है, गुड नाइट। जी सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट। जय हिंद सर।